अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे बढ़ते हुए सियासी माहौल, बढ़ती हुई सियासी कशीदगी में आज एक और टर्न आया है। हमने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। नवाज शरीफ साहब पहले से ही हम देख रहे हैं कि लंदन में मौजूद हैं। अदालतें पहले भी उन्हें बुला रही थी, वो आ नहीं रहे थे। अदालतों के पहले से ही रिमार्क सख्त मौजूद हैं कि एक इश्तिहारी मुजरिम और एक मुजरिम पूरे सिस्टम को वहां बाहर बैठकर हंस रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से वहां पर गए थे और जिस अंदाज से वो वहां पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वहां पर वो हमें जिस अंदाज में नजर आए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद कि जब अदालतों की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया है नवाज शरीफ को, तो अब सियासी साख उनकी कितनी मुतासिर होगी इस सब से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में नवाज शरीफ का अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसाक डार साहब जो कि पहले से ही लंदन में मौजूद हैं, वो भी इश्तिहारी हैं, अदालतों से मफरूर हैं। उनकी जानिब से भी BBC को इंटरव्यू दिया गया है और जिस अंदाज में वहां कल सुबकी का सामना करना पड़ा इसाक डार साहब को, जिस तरह से एंकर उनको बार बार सवालात करता रहा, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से, दीगर मामलात पर भी वो किसी तरह के जो जवाबात हैं वो नहीं दे पाए, बौखलाहट का वो शिकार नजर आए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग हम देख रहे हैं कि पहले से ही बहुत सारे मामलात पर इखलाकी दबाव है, बहुत सारे मामलात पर बयानियों को लेकर प्रेशर में है। तो ऐसे में इसाक डार साहब को इंटरव्यू देने की ऐसे वक्त में क्या जरूरत पेश आई जिससे खुद उनको सुबकी का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत भी तनकीद का कोई भी मौका हम देखते हैं कि हाथ से नहीं जाने देती। हुकूमत ने भी आज इस इंटरव्यू को आड़े हाथों लिया। एक तरफ हम देख रहे थे कि शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी आज इस पर बात की। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज वजीर आज़म पाकिस्तान पर क्या कहा। इन्हीं सारे मामलात पर नाज़रीन आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ 13 दिसंबर को लाहौर में PDM अपना आखिरी जलसा करने जा रही है। उसके बाद अब होगा क्या, आगे सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से मैं अनवर बेग साहब के पास जाऊँगी। अनवर बेग साहब, पहले से ही हम देख रहे हैं कि अदालतों की जानिब से नवाज शरीफ साहब को लेकर सख्त रिमार्क्स दिए जाते रहे। ये भी कहा जाता रहा अदालतों की जानिब से कि मुजरिम पूरे सिस्टम को वहां बैठकर हंस रहा होगा। उसके साथ साथ जिस तरीके से बीमारी की गर्ज से, इलाज की गर्ज से वो वहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से वो सियासी सरगर्मियों में जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया है। कितना सियासी तौर पर नुकसान होगा नवाज शरीफ साहब को की साख को सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर खासकर? देखें जी, इंसान ना झाका जब इंसान का खुल जाता है फिर वो परवाह नहीं करता कि मेरी कितनी बेइज्जती हो। वो जो पहली दफा जब ये सब कुछ हुआ, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, एम्बैरेसमेंट उस वक्त हुई। वो एक दफा जब मैदान में आ गए और नंगे हो गए, उन्होंने कहा फिर उसके बाद आप जो मर्जी उनके साथ कर लें, उनको अब असर नहीं है। यस, ये जो अब आज जो चीज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं ये समझता हूं कि दिस विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट फॉर हिज रिजाइडिंग परमानेंटली इन द UK। देखिए, ये चीजें छुप नहीं सकती और अब उनको कोई परवाह नहीं है इज्जत की। वो अब पैसा दौलत बचाना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। आप इससे अंदाजा करें अजाब और क्या एक बंदे के ऊपर आ सकता है जब वो अपनी वालिदा या वालिद साहब को मरना सबने है, सबने कब्र में उतरना है, कि उसकी औलाद उसको कब्र में उतार ना सके। ये जद्दा में थे जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बॉडी भेज दी, ये वहीं रहे, नहीं आए। अब वालदा साहबा का इंतकाल हुआ, इन्होंने बॉडी भेज दी। अगर ये यानी अच्छे होते या अच्छे खासे हेल्दी आदमी हैं, वो कहते हैं नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, मैंने अपनी वालदा को कब्र में उतारना है, मिट्टी डालनी है, एंड मैं आई विल फेस द कोर्ट, जो कुछ भी है। नहीं किया उन्होंने बॉडी भेज दी। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे बेटों का क्या दिल है कि उन्होंने
अपनी माँ की बॉडी को भिजवा दी और उन्होंने दफनाने की यानी उनको नसीब नहीं हुआ, तो इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है। आई थिंक अब इस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो मैं समझता हूं कि शरीफ फैमिली के लिए दौलत के अलावा और कोई चीज नहीं है। चाहे आप उनके साथ जो मर्जी कर ले, बेइज्जतियां कर लें, पूरी दुनिया में आप बड़े इश्तिहार डाल दें मेन पेजेस के ऊपर, हर अखबार के अंदर, अब इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस मैं ये समझता हूँ। जी 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 बोलें। जी एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अनवर बेग साहब तो कह रहे हैं कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब जिस तरह के बयानात वो वहां बैठकर दे रहे हैं और अब जिस तरीके से अदालत ने भी उन्हें इश्तिहारी करार दिया है बाकायदा तौर पर, आपको लगता है कि अब वापसी का कोई रास्ता बचा है या सारी कश्तियां जला चुके हैं वो? देखिए, अब दो चीज़ें हो रही है ना, बेग साहब भी इस पर बात करेंगे। एक तो सियासत है और एक अदालती फैसले हैं। सियासत में तो आप कह सकते हैं कि जी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, पोलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और कोई 2 4 6 लोग या शायद ज़्यादा भी लोग इस बात से इम्प्रेस हो रहे हों। लेकिन जब अदालतें, सुपीरियर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कोई डिसीजन आते हैं, ऑब्जर्वेशन आती है, तो उसको आप ये कतई तौर पे नहीं कह सकते। और मेरा ख्याल है कोई भी जुर्रत नहीं करेगा अपोजिशन में बैठा हुआ शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस बात को चैलेंज करे कि जी आपने नवाज शरीफ साहब को मफरूर क्यों डिक्लेयर किया है। जिस तरीके से यहाँ से वो गए हैं, जिस तरीके से उनको वापस आना चाहिए था, ना तो उन्होंने अपनी, आपने देखा कि मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाई रेगुलरली पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए, ना ही वो हॉस्पिटल में गए। 1.5 साल के अरसे में कहा जाता है सिर्फ 2 दफ़ा वो हॉस्पिटल गए हैं। पहली मरतबा तकरीबन कहा जाता है कि 8-9 महीने पहले गए थे। प्लेटलेट्स जब चेक हुए थे, वही प्लेटलेट्स जो 2000-3000 तक थे, एक में 1.5 लाख निकले और दूसरे में 2 लाख निकले थे। और फिर एक अब गए पिछले दिनों, कहा जाता है कि किडनी का इशू है तो उसके लिए गए थे। देखिए अब बात क्या है, अब सारे मामले को थोड़ा सा इस तरह देखने की ज़रूरत है कि बरतानिया में भी उन पर दबाव आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कल जो इंटरव्यू इसहाक डार का हुआ, ये डार साहब ने खुद कहा या उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि कोई पॉलिटिकल माइलेज ली जाए तो BBC पे इंटरव्यू करवाएं, बैजा वाबा हो जाए। लेकिन अंदर की इतलात तो जो पता चली है वो ये है कि BBC ने बड़े दिनों से, एक साहब इनको कहा हुआ था नवाज शरीफ साहब को बेसिकली इंटरव्यू के लिए कि आप आए हुए इतने अरसे से, 3 साल हो गए तकरीबन, डार साहब को भी तो हम चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आए, यानी नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं तो नहीं आता, इसहाक डार साहब को उन्होंने भेज दिया लेके। अब देखें वो वहाँ पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आप यहाँ बैठे हुए किस लिए बैठे हुए हैं आप। डार साहब को तो ये भी कहा जा रहा है कि असालम लेने के चक्कर में है, शायद अप्लाई भी किया हुआ है। अब वो यही सवाल कर रहे हैं। कल भी इंटरव्यू में ही देखा, डार साहब को भी कहा, उन्होंने कहा जी ऐसी बीमारी तो बाजार नहीं लगती कि आप वापस ना जा सकें। अब ये है कि इनको नवाज शरीफ साहब को भी सोनिया वहाँ बैठ के अपने आप को जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। और मेरा अपना ख्याल है कि ये अपनी सियासी गुफ्तगू को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जलसे जुलूसों में, क्योंकि लोग कहेंगे जी आपने सियासत करनी है, हमारे मुल्क में क्यों आ रहे हैं, हमें तो एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हमारे ताल्लुकात सबसे हैं। वहाँ से हुकूमत कहती है या फॉर दैट मैटर अदलिया कहती है, मफरूर डिक्लेयर करती है, तो अदलिया तो इंडिपेंडेंट है ना, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, आप भी कहते हैं आज़ाद हैं। तो वहाँ से अगर ये कहा जाता है कि जी इनको भेजा जाए तो ज़ाहिर है इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो अब ये एक तो नवाज शरीफ साहब ज़रा खामोश होंगे बज़ाहिर लगता है। इसहाक डार के इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल है जो 5-6 जलसों के बाद, 5 जलसों के बाद कोई पॉलिटिकली इनको फ़ायदा हुआ था, वो कल बहुत बुरे तरीके से डिफ्यूज़ हुआ। छोटा चैनल, बड़ा चैनल, सब ने कहा कि डार साहब इतना बोलते हैं, वहाँ पे किसी बात का जवाब नहीं दे सके। इनको अंदाज़ा नहीं था कि वो हार्ट अटैक वाला बंदा कितनी तैयारी के साथ वहाँ बैठा हुआ था। तो अब देखना यही कि इसके पाकिस्तान में असरात क्या होंगे। देख साहब, मैं अगर आपसे डायरेक्ट ये वन लाइनर पूछूं, ये सारे सिनेरियो को, पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए, 8 तारीख को आखिरी इनका जलसा होने वाला है, अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहे कि जी हमने लॉन्ग मार्च करना है नहीं करना। अब इतनी सफोकेशन के माहौल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बैटल ग्राउंड अब मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो जाएगा और एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि जी अब ये सियासी तौर पे PDM को क्या फ़ायदा होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती, हुक्मरान अगर चली भी जाएँ तो असल मसाइल जो है ना वो हल नहीं होते। आपको क्या लगता है कि अब क्या होने जा रहा है? एहतशाम साहब, कुछ नहीं होने जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि PTI की जो हुकूमत है ये पूरे 5 साल अपने करेगी, हेल, रेन और स्टॉर्म, अनलेस कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाए। ये PDM वाले उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि इनके ये अब पब्लिक को बेवकूफ ये नहीं बना सकते। यानी पब्लिक इकट्ठा करना इज नॉट एन इशू एट ऑल। आई मीन पब्लिक आर अनएम्प्लॉयड, आप जहां भी बुलाएंगे पब्लिक आपके पास आ जाएगी। बट अब लोग समझते हैं, एवरीबडी नोज कि भाई इनके ऊपर ग्रॉस यानी करप्शन चार्जेस हैं,
ये लोग भागे हुए हैं मुल्क से, यानी पाकिस्तान वापस आ नहीं रहे टू फेस द चार्जेस। वो डार वहां बैठ के कहता है, लुक एट द लाइज द मैन इज स्पीकिंग, के नैब कस्टडी में लोगों की डेथ्स हो गई हैं। यानी हमें तो नहीं पता चला किसी की डेथ हुई है। मीडिया पाकिस्तान के अंदर एब्सोल्युटली फ्री है। खुदा ना खास्ते ऐसी कोई बात हुई होती तो देख साहब ये नहीं कहा कि डेथ्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि नैब कस्टडी में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो ये लफ्ज यूज कर रहे हैं। डेथ ही है ना, अंग्रेजी में डेथ ही बोलेंगे ना। डेथ तो मतलब नेचुरल भी हो सकती है ना। वो कह रहे हैं जी कत्ल, कि वो इतनी यानी बात एक ऐसी कर रहा है, वो बौखलाहट में ये सब कुछ कह गया। I mean, वो घबरा गया। आपने यानी ये जितना आउटबर्स्ट उससे हुआ, ये सब घबराहट में हुआ। यानी सही बात लोग आज कह रहे हैं कि दुबई के अंदर में उसकी बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, यानी और कहता है जी मेरे एक प्रॉपर्टी है, और फिर बाद में कहता है कि जी मेरे एक बेटे का विला है। तो ये असल में देखें, ये भागे हुए लोग हैं। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ एंड फैमिली probably, I think this is my gut feeling, कि they are history in Pakistani politics. ये इनकी पार्टी को कोई और लेके चले तो चले, बट मैं नहीं समझता कि they will be allowed by any circumstances to participate in Pakistani politics. इन्होंने अंत मचाई हुई है यार, खुदा के वास्ते। there is an end. मैं अपील करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि ये जो उसको डिपोटेशन करवाने के चक्कर में है, he has to visit London and meet बोरिस जॉनसन और पर्सनल रिक्वेस्ट करे, वहां पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बात करे that he has looted our money of the government treasury and these guys are sitting in London. इनको डिपोर्ट आप करें। and I am 100% sure कि इमरान खान जब उधर जाएगा, इमरान खान has a very special respect within the media of the UK plus, यानी उसको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसको रिस्पेक्ट करते हैं। I mean when he was, I mean there are many things that people like him over there. So और ये भी उनको पता है कि the man does not speak lies. तो मतलब ये है कि ये चिट्ठी से कुछ नहीं होगा। He has to visit there to get these guys back. And I think if he does that, I mean he's won the next जनरल इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दिस। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, अनवर बेग साहब जो बात कर रहे हैं, हमने देखा कि इमरान साहब जब हुकूमत में इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम इश्तिहारियों को, मफरूरों को वापस लाएंगे, लूटी दौलत को वापस लाएंगे। आप समझते हैं कि वो नारा सिर्फ नारा ही रहा है, ना कोई हमने देखा कि लूटी दौलत वापस आई, बल्कि उल्टा हमने देखा कि एहतसाब का अपना इदारा ही जो था वो कंट्रोवर्शियल बनता चला गया। तो वापस ला सकेंगे जिस तरह से अभी अनवर बेग साहब बात कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि अभी क्यों लोग बात कर रहे हैं कि जब तक यही निज़ाम रहेगा तो इस निज़ाम में तो करप्शन पलेगी, इस निज़ाम में यू कैन गेट अवे विद एनी क्राइम, आप कुछ भी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि जब पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना कि एक नई जमहूरिया जब तक आप तामीर नहीं करेंगे, एक नया मिसाक करें या एक नया नुक्ता नज़र पैदा करें, सारे मिल के सारी पॉलिटिकल फोर्सेस बैठें कि हमने क्या करना है, तो तभी हमारे मामलात हम जो बात करते हैं, ख़ास तौर पे इंसाफ वाली जो बात है। देखें अब हमने तो देख लिया पाकिस्तान में आए दिन आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आप देख लें कि बेशुमार लोग जो है ना वो छूट के बाहर आ जाते हैं। उसकी वजह है कि जो इतना वीक हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, प्रोसिक्यूशन सिस्टम हमारा इतना ख़राब है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी गलत तरीके से होती है, लोग झूठ बोलते हैं, कुरान पे हाथ रख के गवाही एक दूसरे के खिलाफ दे देते हैं। आप क्या करेंगे? जजेस हज़रात प्राइवेटली भी शायद ये बात कहते हैं कि हमें पता भी होता है कि बंदा झूठ बोला, लेकिन हमारे पास गवाह नहीं है, सबूत नहीं, तो हम क्या करें? देखिए एक तो है कि जब तक निज़ाम नहीं तब्दील होता, दूसरा इसका कतई तौर पर मतलब नहीं है कि लोग जो कहते हैं कि जी इट शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ, कि जी करप्शन, जैसे जरदारी साहब कल भी हम बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे पार्लियामेंट में, छोड़ें जी करप्शन को, जी हम आपका साथ देते हैं, आगे चलें, मतलब है कि ये इशू ही नहीं है। लेकिन सोनिया, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारे रिसोर्सेज, हमारे मुल्क की दौलत, हमारे मुल्क के वसाइल इतने बुरे तरीके से लूटे गए हैं कि मुल्क आपका खोखला हो गया। यानी अंदाज़ा करें 220 मिलियन की आबादी है,
आबादी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा 2.5% है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली बात हो रही है। बिल्कुल सही सारी कह रहे दुनिया ने अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम कर लिया। हमारे जो वसाइल पैदा होते हैं सारे के सारे खाए जाते हैं, नए वसाइल पैदा नहीं हो रहे। हमें इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। हमारी बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हमारा खित्ता है। हमारा मुल्क जिस तरह सर्वाइव कर रहा है, जिस तरह हमारे दुश्मन है, उस लिहाज से देखा जाए तो अभी हमें बहुत कुछ करना है। बहुत लेकिन कुछ करना है, इंटरनली बहुत एक कुछ जुमला करने की को जरूरत है। जी, इंटरनली जो सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा हुई ना, एक तो माजी का बैगेज हम बार बार कहते हैं वाकईतन इतना बिल्कुल, गहरा उनको कोई शक मिला है कि वो कुछ चीज़ें उनको समझ भी नहीं आ पा रही। 2-3 दफ़ा टीमें भी तब्दील की, 2-3 दफ़ा उन्होंने प्लान भी चेंज किए। लेकिन अब बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया इस बात पे कि जी करप्शन जो है ना ये वे ऑफ लाइफ है, छोड़े इसको, आगे चले, तो मेरा ख्याल है फिर इसका मतलब है हम ब्लैंक चेक देंगे नीचे से लेके ऊपर तक जिसके हर आदमी बाद को, तो फिर हमारी अदालतें भी कहेंगी जी ठीक है, अगर हुकूमत नोटिस नहीं लेती, सिविल सोसाइटी नहीं लेती, कोई नहीं लेता, तो हम क्यों उस तरफ और जाएं? वजीर आजम भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि किसी सूरत हम केसेस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी सिलसिले भी बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। गुज़श्ता रोज़ जो इसाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया, जहाँ बहुत सारे उन्होंने बातें की, एक बात बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है। और आज शहजाद अकबर साहब ने जो तफसीलात दी बड़ी लंबी चौड़ी थी कि इस्लामाबाद में उनकी 6 एकड़ ज़मीन है, फिर DHA में घर है, फिर और भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स ज़रा आपके उस नज़रों से भी गुजरी होगी। सर, ये वही वाली बात नहीं होगी मरियम नवाज़ वाली कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? इसमें जो डायकॉटमी है या जो अफसोसनाक बात यह है कि एक तो सोनिया डिक्लेयर्ड आपके असासी इनकम होती है ना, एक अनडिक्लेयर्ड होती है जो बाद में पकड़ी जाती है, नैब पकड़े, FBI पकड़े, या हमारे और अदारे जो है ना SCCP पीछे पड़े या एजेंसियाँ पीछे पड़ जाएँ। तो ये डिक्लेयर्ड असासों में भी जो है ना वो डंडी मारने की कोशिश की गई। अभी किसको नहीं पता कि जिस तरीके से 2,000% से भी ज़्यादा एहसासों में इजाफा हुआ। ये सारे पॉलिटिकल लोग, चलें ये तो लीडर्स हैं, कहें अच्छे कहें या सो कॉल कहें, MNAs MPs देखें, लोकल गवर्नमेंट तक के लोग जो है ना उन्होंने पैसा बनाया, क्योंकि वो कहते हैं सियासत ही क्या है पाकिस्तान में जहाँ पे लोग पैसे ना बनाएं। और फिर आप देख लें कि एक MNA MPA का इलेक्शन 35-40 करोड़ रुपया तो बड़ी मामूली बात होती है कि इलेक्शन में खर्च हो जाता है। तो पहली फुर्सत में पैसा इनको वापस लेना होता है। फिर ये एक जिसको कहना है जी अफसोसनाक इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। मुझे अच्छी तरह याद है बेग साहब के एक नाम मैं भूल रहा हूँ, MPA थे सिंध के, और उन्होंने जाकर शिकायत की थी जरदारी साहब से जब वो प्रेसिडेंट भी थे कि जी देखें मेरा ओपोनेंट मुझे तंग कर रहा है और मेरे वसाइल खाए गए हैं। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो था कायम अली शाह साहब को बुला के कहा था कि भाई इसको खिलाओ, ये क्या मट्ठी फाकेगा, कैसे इसका गुजारा होगा। तो वो तो कहते हैं कि जी ठीक है, जो पॉलिटिकल लोग हैं पैसे अगर वो नहीं खाएं तो किस तरह के लोग हैं उनको खाने चाहिए। अभी आप देख लें कि जिसको आप उठाएं उसके ऊपर केसेस हैं। अभी ये 84 MNAs हैं बेग साहब इनके PMLN के, 60 लोग जो हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं और उनको पता भी है, वो अंदर की इतलात आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं, लोग मिलते हैं हमें, वो बताते हैं कि जी हाँ बहुत सारे हवालों से हमारी पोजीशन कमज़ोर है, हम लड़ नहीं सकते। ठीक है ना। हनीफ अब्बासी साहब आज मुझे वॉक करते हुए मिल गए, जिनको 20 साल की कैद भी हुई है या उम्र कैद, वो मुबैना तौर पे जो उनका केस चल रहा था F18 वाला। अब वो मैंने कहा जी आए सियासत में क्यों नहीं आते, कहने लगे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, जब तक कि मेरी यहाँ से कोई छुट्टी नहीं होती या रिहाई नहीं होती या मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता तो मैं आऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा और मेरे लिए मसाइल होंगे। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने कुछ किया होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन पे नहीं भी साबित होती चीज़ें, लेकिन आमतौर पे पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो एक बड़ा बेहतरीन वक्त होता है सियासी लोगों का। यही वजह है कि लोग आज कह रहे हैं कि जी निज़ाम को बदला जाए, हुक्मरान आपने बदल भी दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब लोग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की लोग बात भी करते हैं, वो चलें ठीक है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है, 2/3 से करना है या रेफरेंडम होगा। लेकिन अहम सवाल इस वक्त सोनिया ये है कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब एक ही और सवाल मेरा ख्याल है बेग साहब से ही पूछ लेते हैं। बेग साहब बीच में आ गए, आखिर में पूछना था लेकिन क्योंकि पहले आ गया, क्योंकि इससे भी हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है कि जो हमें रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंस मिलती है, हमारे 80 लाख से ज़्यादा बाहर
पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ जो हमारे मामलात ख़राब हुए हैं किसी ना किसी वजह से, यूएई ने जिस तरीके से मैन पावर लेना बंद कर दिया है। अभी खबरें हैं कि जी यूएई की फॉरेन मिनिस्टर से हमारे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की मुलाकात भी और कहा गया कि इसको हम ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है कि मामला कहाँ ख़राब हुआ और इसका नुकसान हमें क्या होगा? इत्तेशाम साहब, बिफोर आई आंसर यू दिस क्वेश्चन, मैं ज़रा एक और बात करना पहले चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि भाई ये जितने करप्शन केसेस हैं, ये पॉलिटिकल या ये पॉलिटिशियंस के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, इनकी कंक्लूजन करें केसेस की। जब तक केसेस की कंक्लूजन नहीं होगी, ये इस मुल्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम होना चाहिए कि मिस्टर सो एंड सो इज बैंड फॉर लाइफ, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और जब तक आप लोग केसेस को कंक्लूड नहीं करेंगे, ये लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा और यही लोग दोबारा री इलेक्ट होके आ जाएंगे। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बंदा चोर है और उसको जेल हो गई है और इज बैन फॉर लाइफ टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। जब तक कंक्लूजन नहीं होगी, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो लेकिन माजरत के साथ ये अब सवाल एक उठता है बेग साहब के हमारी अदालतें, उनकी ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हवाले से बड़ी वाजे तौर पे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1.5 बरस हो गया है, वो फर्द जुर्म ही नहीं, इंडैक्टमेंट ही नहीं हो रही। एक आध केस में या बाकी जगहों पे नहीं हो रही। अब वो जो इत्तलात है वो ये है कि ये सारे लोग मुनव्वर करते हैं, ये नीचे लेवल पे सब लोगों को माल खिलाते हैं, पैसे खिलाते हैं, तारीख पे तारीख, और फिर लेके गवाहों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जी सर, मेरी बात सुने। एक तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए या कि भाई नैब के अंदर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कोई चोटी के रखें। उन्होंने बेचारे जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स रखे हुए हैं, वहां पे जो एक्यूज्ड है उसका वकील मर्सिडीज बेंज में आ रहा है, BMW में आ रहा है कोर्ट की हियरिंग के लिए। हमारा ये प्रोसिक्यूटर है या सुजुकी में आ रहा है या उबर टैक्सी में आ रहा है। यानी जमीन आसमान का फर्क है, कैलिबर में फर्क है। यानी उसके आगे एक टॉप लॉयर ऑफ द कंट्री खड़ा है, ये बेचारा जिसको कोई जानता नहीं है। तो आपने आज तक सुना है कि प्रोसिक्यूटर जनरल कभी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने केस प्लीड किया हो? नहीं, ये असिस्टेंट और डेप्यूटी करते हैं, जिनका बेचारों का कोई व्हाइट कॉलर क्राइम से तल्लक ही नहीं है। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई एक नैब के जो वकील हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सजनिश की है कि आप तैयार होके नहीं आते, आपको पता ही नहीं है केस क्या है। सर, यही तो मसला है। आई थिंक दे हैव टू हैव सब टॉप लॉयर्स और उनको फीस दें, उनको परसेंटेजेस दे दें कि भाई अगर ये बंदा कन्विक्ट होगा, जो भी है इसको परसेंटेज पे लें और एक हेड मनी उसको दे दें कि भाई ये पैसे ले लें। मतलब कहने का ये है कि प्ली बार्गेन तो मैं कहता हूँ बंद होना चाहिए। यानी ये क्या बात हुई, अगर मैं 100 रुपए चोरी करूं और मैं 25 रुपए दे के और 25 रुपए और दे के जो नैब में है उनको 50% दे के मैं फिर भी 50% लेके घर चला जाऊं और मैं बहुत इज्जतदार आदमी हो जाऊं? नहीं सर, ये प्ली बार्गेन तो पाकिस्तान में ही मैंने सुना है। ये क्या मसला है? प्ली बार्गेन चोरी करें और आप आगे चलते बने? नो सर, यू हैव टू हैव सम गुड लॉयर्स एंड गेट द करप्ट पीपल कन्विक्टेड। उसके अलावा चारा नहीं है। सरकारी मुलाजमीन है, उनके बारे में लॉ चेंज करने की बात हो रही है कि वो लोग जो प्ली बार्गेन करके चले जाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं 100 में से 25 रुपए दे के वो दोबारा आके उसी सीट पे बैठ जाते हैं, वहीं बैठ के फिर माल बना रहे हैं। तो बात तब्दील कर रहे हैं कि जी प्ली बार्गेन में जो बंदा एक दफा निकाला जाए उसको वापस जॉब नहीं लेना। एहतशाम साहब, माल क्या बनाएंगे? वो कहते पहले वो 100 रुपए रिश्वत लेते थे, वो कहते हैं जी अभी रिस्क बहुत हाई है, अब रेट 200 हो गया है। उल्टा ज्यादा रेट हो गया। सही, आप कह रहे हैं कि इस बात को छोड़ें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको तब्दील होना चाहिए। चलें पीडीएम के जलसे जुलूसों की बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब जरा। नहीं, मैं एक मिनट। जी प्लीज सर, एक मिनट। जी ये जो आपने मैन पावर की बात की थी एहतशाम साहब, देखिए मैं आपको ये इशू इसलिए मैं हाईलाइट ज्यादा करना चाहता हूँ क्योंकि इसके जो रेपरकशंस हैं हमें बड़े आएंगे इस पे। देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ नहीं रही जितना
गवर्नमेंट चाह रही है कि बढ़े। हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं अपनी होम रेमिटेंसेस पे। होम रेमिटेंसेस जो आती हैं हमारी 20 बिलियन आता है जीसीसी से, 18 बिलियन के करीब आता है, और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सऊदी अरेबिया की है और यूएई की है। ये दोनों मिला के कोई तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर साल का बनता है। अगर यूएई का जैसे अभी मिसाल के तौर पे बंद हुआ है, कल को खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरेबिया उस बैन पे आता है तो फिर हमारा बनेगा क्या? फिर हम ये जो गैप है 9-10 बिलियन का, वो कहां से हम फुलफिल करेंगे? आई थिंक देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जो हमें आम पब्लिक को पता नहीं है। देयर हैज टू बी सम रीजन, क्योंकि ये बैन ऑन वीजा जो है ना, वर्क वीजा, वो पाकिस्तान पे है। हमें उस लिस्ट में डाला हुआ है इन्होंने जिसके अंदर विजिट वीजा भी है। विजिट वीजा दूसरी कंट्रीज के लिए ठीक है, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बट बैन हमारे पे है वर्क वीजा पे। लेकिन वो यूएन की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तो कहती है मुझे पता ही नहीं है कि पाकिस्तान से बैन कर दी गई है मैन पावर को। वो कहती है मैं वजह ये है चेक करूंगी अपने फॉरेन ऑफिस से और कंसर्न मिनिस्ट्री से। उसकी वजह ये है कि जब ये बैन हुआ, कौन सी तारीख को बैन हुआ? ये लास्ट थर्सडे को बैन हुआ था। आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कोई प्रेस रिलीज ही नहीं निकाली यूएई गवर्नमेंट ने, तो उसको पता ही नहीं। ये तो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है वहां पे, उसने बैन लगा दिया। जाहिर है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे लगा है, एंड उनकी मीडिया में ये बात आई नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड, यूएई की मीडिया में ये बात नहीं आई। ये तो रॉयटर्स ने उठाई है वहां से, और यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रेस किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब के और ये स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जो ह्यूमन रिसोर्स पे, इनका बस का काम नहीं है। उनको डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा, और सूनर द बेटर, अदरवाइज ये हमें बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और हम मार्केट लूज कर रहे हैं, और ये पूरी मार्केट इंडिया को जा रही है। इससे अंदाजा लगाएं कि हम इस वक्त 800 से 1000 जॉब्स डेली लूज कर रहे हैं। 800 से 1000 जॉब्स डेली लूज कर रहे हैं, जो 90% जॉब्स जा रही है इंडिया। तो मैं ये समझता हूँ इसको वॉर फुटिंग पे टेकअप करना चाहिए यूएई गवर्नमेंट से, अदरवाइज वी विल बी इनटू वेरी डीप प्रॉब्लम्स इन मंथ्स टू कम। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, काफी संजीदा मामला है एहतेशाम सर, जिस पर नोटिस लेना चाहिए, जिस पर बात भी होनी चाहिए। अब जरा आ जाते हैं पीडीएम के जलसे जुलूसों पर। एहतेशाम साहब, भी आपने बात की कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें गिरा नहीं करती, जो कि ज़ाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी ऑपोजिशन में तो 126 दिन का धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की बात की है, और पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की जो है इस हवाले से एक तारीख है, अदलिया बहाली लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात करें तो उसके भी नताज थे। तो आपको लगता है कि पीडीएम अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाती है तो फिर उस तरह के कोई नताइज हो सकते हैं? पहली तो बात यह है कि ये 4 महीने का जो एक बड़ा, जिसको कहते हैं आप एलेबोरेट प्लान दिया था उन्होंने अपनी तहरीक चलाने का, अपनी स्ट्रगल का, उसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि वो नॉन कमिटल हैं। आखिरी तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके लोगों की, उसमें वो यही कह रहे हैं कि अभी ये फैसला नहीं हुआ। 8 तारीख को, 8 दिसंबर को ये पीटीएम की क़यादत मिलेगी इनके सारे लीडर, और वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। और उसमें वो कह रहे हैं कि जी एक ऑप्शन हमारा ये भी है कि हम जाके जिस तरीके से हमने लॉन्ग मार्च करना है या इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, वो एक ऑप्शन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनिए ये कि जो एक बड़ा ऑप्शन इनका था, अगरचे उस पर बड़ी कम बात की, कि हमने इस्तीफे देने हैं ऐवानों से, सूबाई असम्बली की जो है, और उसके बाद कौमी असम्बली से इस्तीफे देने। अब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया कि वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं है। लॉन्ग मार्च और धरने के हक़ में तो बिलावल भुट्टो साहब थोड़ा सा एक चेंज कर चुके हैं अपना स्टैंड। उन्होंने कहा कि जी शायद हम धरने भी हम शायद कर सकते हैं। अच्छा। तो सवाल तो यह है कि भी हुकूमत को उठाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? बेहतरीन ऑप्शन तो लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत है, इस्तीफा दे दें, चली जाए। लेकिन सवाल ये है कि वो सिंध से आप देखें 3 साल रहते हैं, वो क्यों रिजाइन करेंगे? फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, वहाँ तो करवा ही रहे, पंजाब में बात हो रही है। अब तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, हुकूमत हम किसको क्यों जाने दें। अलबत्ता ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि इस तरीके से इस्तीफे दें, लेकिन पीडीएम के चेयरमैन जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब डे 1 से कह रहे हैं रिज़ाइन करें। आपको याद है वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि जी आप जाके हल्फी ना उठाएं, तो आप इससे दूर रहें। तो आपके सवाल का जवाब तो मुख्तसर तौर पर तो ये है कि इनके अपने लोग
इनके नरम गोशा रखने वाले लोग। तजियाकार भी और लिखने वाले भी, वो कहते हैं कि भाई अगर आप ये समझते हैं कि जी हुकूमत इससे चली जाएगी, नहीं जाएगी। एक दूसरी बात है कि सबको पता है सोनिया कि इस मुल्क में हुकूमत जब जाती है तो अदारे भी साथ देते बिल्कुल सही हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें इस्टेब्लिशमेंट में अदलिया की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिविल सोसाइटी, अब तो मीडिया भी इसमें आ गया, अफवाज पाकिस्तान है। और फिर ये कि जो चैलेंजेस आपको इस वक्त हैं, जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते भी आज इलेक्शन कराएं, पहले तो 25-30 अरब रुपया रखे इसके लिए, फिर यह कि हु नोस के दोबारा से हालात क्या होंगे। और फिर यही अगर जिस तरह वो इतनी ताकीद के साथ, इतने गुस्से के साथ कहते हैं मुल्क के हालात खराब हो गए, तो वे शहबाज शी साहब तो नारा लगा देते हैं कि जी मैं 6 महीने आके ठीक कर दूंगा। उन्होंने तो वो भी नारा लगाया था कि जी मैं पैसा ना निकलाया। तो हिकमत अमली भी एहतशाम सब नजर नहीं आ रही कि क्या करना चाह रही है बेसिकली पीडीएम, क्या हिकमत अमली के हवाले से तो बेग साहब आप बिल्कुल सर ये बेग साहब से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक आ जा रहा है, मुख्तसर नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अनवर बेग साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हमने देखा कि ज़ाहिर पीडीएम जलसे अपने कर रही है, आखिरी जलसा 13 दिसंबर को होना है। जो 11 जमातें हैं वो मिलकर 5 जलसे कर चुकी हैं, तो क्या समझते हैं आप, क्या हासिल कर लिया अभी तक पीडीएम ने, और आप समझते हैं कि कुछ हद तक मकासद हासिल कर पाई है पीडीएम, या फिर ठीक है वही जिस तरह से गवर्नमेंट बात कर रही है कि जितने मर्जी जलसे कर लें आगे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखें जी, जहां तक ये जलसों का तल्लक है, जलसे वालों को भी मालूम है कि जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी। देखिए, अगर उन्होंने इफ दे आर सीरियस टू ओवरथ्रो पीटीआई गवर्नमेंट, बेस्ट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और आप पार्लियामेंट से उनको ओवरथ्रो कर दें। यानी उसमें कोई झगड़े फसाद की बात नहीं है, ना सड़कों पे आएंगे, ना लोगों को प्रॉब्लम देंगे। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो नंबर्स नहीं है इनके पास, ये कर नहीं सकते। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई जो पार्लियामेंट में नहीं है और शोर मचा रहे हैं। फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ये समझता हूं कि इन पे जो करप्शन चार्जेस हैं, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप पे, वो ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से पब्लिक प्रेशर डाल के हम केसेस बंद करवा दें। वो बात सही है गवर्नमेंट की कि ये खाली प्रेशर है कि इनके करप्शन चार्जेस खत्म हो किसी तरीके से, या नैब डिसबैंड हो, या कोई कानून चेंज करें जो उन्होंने करने की कोशिश की थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, जो ये जलते जुलूसों का, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा इनके पास, लेकिन क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि सिलसिला जी। लेकिन बेग साहब इसमें ये बताइएगा कि अभी जो हिकमत अमली की बात हो रही ना, एक तो चलें ठीक है, आप पीडीएम का मकसद दबाव बढ़ाना है, अब एक दबाव बढ़ाना है, आपने किस तरह बढ़ाना है, हिकमत अमली के हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। अभी आप देख लें कि पहले ये कहा करते थे कि जी हम फाइनली लॉन्ग मार्च करने के बाद इमरान खान को पीएम हाउस से बाहर निकालेंगे जाके। अब मरियम औरंगजेब साहब आज कह रही थी, जो स्पोक्स पर्सन है इनकी PMLN की, कि जी ये 13 दिसंबर का इलेक्शन जो अपना जो जलसा है लाहौर का, ये रेफरेंडम होगा, और उसके बाद वो साथ ये कह रही हैं कि ये बेहतर है कि इमरान खान साहब खुद इस्तीफ़ा दे दे, वरना फिर ये होगा नहीं। वो कह रही हैं कि वो 11 दिन के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं, अगर वो नहीं जाते तो हम इतना दबाव बढ़ाएंगे कि वो खुद इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे। एक तरफ वो दबाव बढ़ा के इस्तीफ़ा दिलवाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे थे पहले कि जी पीएम हुसैन को निकाला जाएगा। तो क्या लगता है कि ये क्लैरिटी नहीं है या ये कर नहीं सकते सब कुछ? एहतशाम साहब, मैं ये समझता हूँ कि इनको इमरान खान, मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, ना उनकी पार्टी का हूं, बट जो शख्स इस उम्र तक डिफाइंस के मूड में हमेशा रहा है, मैं नहीं समझता कि वो किसी भी हालत में रेजिग्नेशन देगा। वो लड़ता रहेगा इनके साथ राइट अप टिल द एंड। ये आप देखते रहिएगा। मेरी कोई मुलाकात नहीं है इमरान खान से, बट आई नो हिम अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेटिंग बैकग्राउंड। वो नहीं इनके हत्थे चढ़ेगा, और इनको पता है, उनको भी पता है, ये जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, ये एक शोशा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जस्ट टू किल देयर केसेस इन द कोर्ट्स और एट नैब, और कोई इनका मकसद नहीं है। भाई बहुत ही सिंपल है एहतशाम साहब, आप पार्लियामेंट को कितनी सदियों से आप
कवर कर रहे हैं। भाई अगर आपको एक बंदे की शक्ल अच्छी नहीं लग रही या गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही बकौल ऑपोजिशन के, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और उठा के उसको बाहर निकालें और आप नया बंदा अपना इलेक्ट करवा के और प्राइम मिनिस्टर करके आप लेकिन बेग साहब अगर ये नहीं होता नहीं तो कर सकते। जिस तरह से सूरत हाल डेड एंड की तरफ जा रही है, तसादम की तरफ जा रही है, और फिर अब ग्रैंड डायलॉग या नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बावजूद के अंदर भी हैं, एक दिन की उनको और भी पैरोल पे रिहाई मिल गई है फर्दर बाहर रहने की, तो वो तो डायलॉग की बात कर रहे हैं, बाकी लोग तो इस तरफ आ नहीं, फजल रहमान ने कहा बात नहीं करेंगे, नवाज शरीफ कहते नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? वो तो देखे ना, उनका कुछ नहीं होगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द गवर्नमेंट। ये लोग डायलॉग इसलिए चाहते हैं कि बैठ के अपने कंडीशंस डालें कि जी हमारे ये केसेस खत्म करो, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, तो बात करेंगे ही केसेस की और कोई बात नहीं करेंगे। तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड नॉट एंटरटेन देम, और गवर्नमेंट सही लाइन पे चल रही है कि ठीक है जलसे करने, जुलूस निकालने, आपने कराची से निकालें, आप जाए पिशावर और तोरखम के बाद अफगानिस्तान चले जाएं आप जुलूस लेके। तो ये तो ऐसे ही ड्रामे हैं, कुछ नहीं होना। आप देखते रहिएगा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ पीटीआई इज गोइंग टू कंप्लीट देयर 5 years और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि कौन नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाता है। सब तो सर बड़े कॉन्फिडेंट है, लेकिन कुछ तो नतीजा निकलेगा। जरा उन्होंने भी तो अपने पीडीएम में साख बचाने है ना, कुछ तो करेंगे वो। जो तजर्बा बताता है क्या करेंगे बीबी, क्या करेंगे मुझे बताए ना, क्या कर सकते हैं? जो करना सर लॉन्ग मार्च अगर करते हैं या इस्लामाबाद की सड़कों पर अगर आ जाते हैं तो जाहिर है चंद हजार लोग भी जमा हो जाते हैं तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो ये सूरत हाल फिर मुश्किल में ला सकती है ना गवर्नमेंट को। हालात में साहब इस हद तक तो होगा कि दबाव बढ़ाने की बड़ी भरपूर कोशिश करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो आप देख लें एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आए इनको निकालें, वो भी लगता नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, इस सूरत हाल में क्या होगा, ये दबाव बढ़ाते रहेंगे और फिर ये 4 महीने के बाद मुझे लगता है कि फिर एक नई डेडलाइन दी जाएगी, एक नया महाज बनाने की कोशिश की जाएगी, फिर इनमें इख्तलाफात पीपल्स पार्टी पेनन के अपनी जगहों पे हैं वो सामने आएंगे, और पार्टी के अंदर आप देख लें 6 लोग और पीएमएल के वहाँ से लाहौर से अलहदा हो गए एमपीएस। इसी तरह और इनके दरमियान जो जिस तरीके से शिकंजा नैब का कसा जा रहा है, लोग पीछे हटेंगे क्योंकि करप्शन तो सब लोगों ने की है। तो लगता नहीं है कि ये मामला किस तरफ जाएगा, सिवाय इसके क्या थोड़े से बाद ये कहेंगे जी वही बात उसी तनख्वाह में गुजारा करेंगे। बिल्कुल। और दूसरे एंगल से अगर देखें जी होगा ये, और पीपल्स पार्टी इनका एंड तक साथ भी नहीं देगी, आप ये भी देखते रहिएगा। ठीक है, लेकिन शाम साहब एक दूसरी तरफ अगर देखें तो गवर्नमेंट भी तो डिलीवर नहीं कर रही ना अवाम को। गवर्नमेंट से ये एक बड़ा अहम इशू है बेग साहब। हर प्रोग्राम में हर दफा ये बात होती है कि गवर्नमेंट की मुश्किलात अपनी जगह, गवर्नमेंट को जो बैगेज मिला बहुत था, लेकिन अब ये जो सब जगहों पे बात होती है कि रिफॉर्म नहीं हो सकी, पुलिस की, रेवेन्यू की, एनर्जी की, स्टेट बैंक की, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही। वो कह रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। आपको लगता है कि 3 साल में, वो कहते हैं 3 साल मुकम्मल होने के बाद हम 1.5 करोड़ नौकरियां भी देंगे, 50 लाख घर भी बन चुके होंगे। आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा? इत्तेशाम साहब, इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है ना इस कौम का, वो है महंगाई। मैं ये समझता हूँ कि जब तक पीटीआई गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल नहीं करती, इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरेगा और देन इट विल कॉस्ट देम द इलेक्शंस जब भी इलेक्शंस 5 साल के बाद होंगे 23 के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सबसे पहले ये महंगाई पे कंट्रोल करें, माफियाज को कंट्रोल करें। आज जैसे ऐलान किया 10 रुपए चीनी कम हो गई है, 20 रुपए। मेरी बात सुने ना। हाँ जी, ये काम जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना। यानी द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, दे शुड यूज द कमिश्नर, द डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एसएचओज, वो कम करते हैं। अभी आप फेडरल गवर्नमेंट पर इस्लामाबाद से बैठ के आप ये डिक्टेशन नहीं दे सकते, वो कंट्रोल नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको फिर हैंडल करें ये लोग आके, और कुछ माफियाज ऐसे हैं जो पीटीआई के माफियाज हैं, उनको हैंडल करें आप। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, महंगाई को कम करें, नहीं तो ये चीज इनके गले में पड़ेगी और इनको बहुत मुश्किल है। नौकरियां वैसे छोड़े, नौकरियां ठीक है, लगता है कि ये हुकूमत की बस की बात नहीं है महंगाई कम कर। ठीक कह रहे हैं बेग साहब। बाजार लगता है कि बड़ा अपहिल टास्क है। अगर ये महंगाई कम नहीं होती तो मुश्किलात इनकी बढ़ेंगी
होपफुली मेरा बहुत ख्याल है ज्यादा बढ़ेंगी। जिस तरह क्रिटिसिज्म हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, इनके अपने सपोर्टर भी, वेल विशर भी इनको कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बात समझ आ रही है। तो मेरा ख्याल है इनको जल्दी कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई रिलीफ नहीं दे पाते, एडिशनल तो कम से कम महंगाई का जो है ना जिन इसको बोतल में वापस बंद करें। और बिल्कुल एहतशाम साहब, अगर तो महंगाई और ये जो इश्यूज हैं गवर्नमेंट आप समझते हैं कि इन पर काबू नहीं कर पाती, तो फिर ऑपोजिशन को भी एक मिल जाएगा कि ठीक है अवाम, फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही तो ऑपोजिशन कोई ऑप्शन नहीं रह पाता। मैं बेग साहब ने जो बात की, मैं बेग साहब से सवाल करता हूँ। बेग साहब, आपने कहा है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर को, मैजिस्ट्रेट को और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उनको इन्वॉल्व करें। अभी जिस तरीके से कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी जो है ना और ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो अभी तक उन पर एतमाद बहाल नहीं हो सका, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, फाइलों पे दस्तखत नहीं करते, और काम तो उन्हीं से लेना है। और इन्होंने टाइगर फोर्स बना के उसको कम करने की कोशिश की, वो तो बाजार लगता है कि कामयाब नहीं हुआ मामला। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का, सिविल सर्वेंट्स का ये एतमाद बहाल करें ताकि वो काम करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स से तो काम नहीं करवा सकते ना जाके। जी देखिए ना, मैं बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है ना, और ये सेइंग है, हु टेक्स पंजाब टेक्स द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वहां पे हैं, और वहां पे यू हैव द वीकेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स पोस्टेड देयर, जो बेचारा समझ ही नहीं सकता, जिसने कभी दफ्तरी काम नहीं किए। चलो बेग साहब ये बताइए, क्या मजबूरी है इमरान खान की कि बुज़दार को जरूर रखना है? अभी वो कह रहे हैं कि वो ही विल बी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अभी भी कह रहे हैं अगले दिन। I just hope that is true, but apparently 2.5 साल में मैंने तो कोई चीज ऐसी नहीं देखी जो मैं तारीफ करूं कि यार he'll be the star batsman or the star bowler. ठीक है, आप ये कह रहे हैं सर कि 2.5 साल में आपने कुछ ऐसा नहीं देखा। तनकीद हम सब होती रही है, लेकिन इमरान खान साहब हैं कि अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। इसी पॉइंट के साथ इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।